हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 4, क्योंकि जूलॉजी का 1 से लेकर 3 यूनिट तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी का यूनिट 4, जिसमें से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट या लॉन्ग या वेरी शॉर्ट में। तो आज वीडियो में देखेंगे सेल साइकिल, जो कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है सेल साइकिल क्या होता है। आप लोग को शायद पता होगा, सेल साइकिल को हिंदी में हम कोशिका चक्र कहते हैं। सेल साइकिल को इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में सपोर्ट कर सकता है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आज हम देखते हैं सेल साइकिल क्या होता है, कोशिका चक्र क्या होता है। अ सेल रिमेन्स आइदर इन द डिवाइडिंग फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज। यहाँ बताया गया है कि कोशिका या तो विभाजन अवस्था में होती है या तो अविभाजन अवस्था में होती है, या तो डिवीजन फेज में रहेगी या नॉन डिवीजन फेज में कोशिका रहती है। सेल, जिसे कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं, चाहे वो डिवीजन अवस्था में रहती है चाहे वो नॉन डिवीजन अवस्था में रहती है। कौन? कोशिका, सेल। In the dividing phase, it is said to be in the process of mitosis or meiosis, while in the non-dividing phase, it is said to be in the interphase। और यहाँ बताया गया है कि विभाजन अवस्था में इसे समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया में कहा जाता है। अगर डिवाइडिंग फेज हो तो उसमें मियोसिस एंड माइटोसिस, अगर डिवाइडिंग फेज होगी तो उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस प्रक्रियाएं कंप्लीट होती है। इसमें मियोसिस एंड माइटोसिस प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें से कि नई कोशिकाएं या डॉटर सेल का निर्माण होता है मियोसिस एंड माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा। और जो नॉन डिवाइडिंग सेल होती है, जो नॉन डिवाइडिंग सेल होगी, वो इंटरफेज का निर्माण करती है। नॉन डिवाइडिंग सेल में इंटरफेज होता है, इंटरफेज का निर्माण होता है, और डिवाइडिंग सेल होता है जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया होती है उसमें। द सिक्वेंशियल रिपीटेशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग फेज इन एन ऑर्डरली मैनर इज कॉल्ड सेल साइकिल। यह बताया गया है कि विभाजन और अविभाजन अवस्था में किसी क्रमबद्ध पुनरावृत्ति को कोशिका चक्र कहते हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है दोहराना, दोबारा कोई प्रक्रिया करना। यह बताया गया कि डिवीजन और नॉन डिवीजन अवस्था में किसी प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से दोहराने की प्रक्रिया को ही हम कोशिका चक्र कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। किसी प्रक्रिया को दोहराएंगे तो उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से। The cell cycle was first described by Howard and Pallis in 1953। और यहाँ बताया गया है कि सेल साइकिल को फर्स्ट बार डिस्क्राइब किया था हावर्ड एंड पेलिक नामक साइंटिस्ट ने 1953 ईस्वी में। इन्होंने 1953 ईस्वी में दो साइंटिस्ट थे, पेलिक एंड हावर्ड नामक साइंटिस्ट, जो कि सेल साइकिल को फर्स्ट बार डिस्क्राइब किया था, बताया था, प्रपोज किया था। It involves the sequences of events by which a cell duplicates its genome synthesis. A new cell constituent undergoes growth and divides into two daughter cells। बताया गया है कि इसमें उन घटनाओं का क्रम शामिल होता है जिनके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम को प्रतिलिपि बनाती है, जो अपने जीनोम का प्रतिलिपि बनाती है। यहाँ ऐसी घटनाएं का क्रम शामिल होता है जहाँ पर जीनोम अपनी प्रतिलिपि बनाती है और नए कोशिका घटकों का संश्लेषण करती है। जो जीनोम होती है वह प्रक्रिया द्वारा अपनी नई प्रतिलिपि बनाती है, जिससे कि नए कोशिकाओं के घटकों का संश्लेषण होता है, संश्लेषण करती है, वृद्धि करती है और दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जो ये इसमें बताया गया है कि इसमें उन घटनाओं का क्रम शामिल होता है, इसमें उन घटनाओं का क्रम शामिल होता है जिसमें कि जीनोम की प्रतिलिपि बनती है। जो जीनोम होती है उसकी प्रतिलिपि बनाती है, एक कोशिका अपने जीनोम की प्रतिलिपि बनाती है और नए कोशिका घटकों का संश्लेषण करती है। जो प्रतिलिपि बनाती है वह नए कोशिका घटकों का संश्लेषण करती है और वृद्धि करती है, संश्लेषण करेगी, वृद्धि करेगी और दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। दो डॉटर सेल में विभाजित हो जाएगी, ग्रोथ करेगी, संश्लेषण करेगी, उसके बाद दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। यहाँ यही समझाया गया है। अब हम देखेंगे आगे। इट इज द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट इज विच द न्यूक्लियोटाइड मल्टीप्लाइज एंड द ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंथेसिस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। द माइटोटिक साइकिल इज कंप्लीटेड। यहाँ बताया गया है कि घटनाओं का वह क्रम जिसके द्वारा कोशिका का जीनोम गुणित होता है। घटनाएं होती है वो प्रक्रिया
घटनाओं का उपक्रम या घटना होती है जिसके द्वारा कोशिका का जीनोम गुणित होता है। एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोशिका का जीनोम गुणित होता है तथा कोशिका के अन्य अवयवों के संश्लेषण द्वारा संतति कोशिका का निर्माण करता है। यह घटक होता है, एक प्रक्रिया होती है जिससे कि जीनोम गुणित हो जाता है और एक नई कोशिकाओं का संश्लेषण एक तथा कोशिका के अन्य पार्ट्स का संश्लेषण करके अन्य अवयवों का संश्लेषण करके दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ बताया गया कि एक घटना होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीनोम गुणित होता है और कोशिका के अन्य अवयवों के साथ मिलकर संश्लेषण द्वारा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो संतति कोशिकाएं होती है उसका निर्माण होता है। पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं थोड़ा सा पहले। एक घटना होती है, एक प्रक्रिया होती है जिससे कि जीनोम गुणित हो जाता है और वह कोशिकाओं के अन्य अवयवों द्वारा संश्लेषित होकर दो नई सेल में डिवाइड हो जाती है, डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है तो अन्य नए कोशिकाओं का निर्माण करती है जिसे हम कोशिका चक्र कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं, जिसे कहते हैं कंप्लीट सेल साइकिल। निर्माण के बाद एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, डॉटर सेल निर्माण हो जाएगा तो एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है जिसे हम सेल साइकिल कोशिका चक्र कहते हैं। फेज ऑफ द साइकिल। अब हम देखेंगे फेजेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। फर्स्ट है ग्रोथ फेज और इंटरफेज, जिसे ग्रोथ फेज और इंटरफेज कहते हैं। फर्स्ट इसको हिंदी में वृद्धि प्रावस्था या अंतरा प्रावस्था कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में याद रखिए, ग्रोथ फेज या इंटरफेज कहते हैं इसको। फर्स्ट हम देखेंगे द इंटरवल बिटवीन टू फेज इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज और इंटरफेज। यह बताया गया है कि यह कोशिका विभाजन के मध्यस्थ यहाँ बताया गया है कि दो कोशिका विभाजन के मध्यांतर को वृद्धि अवस्था या अंतरावस्था कहते हैं। जो कोशिका के बीच का विभाजन, यहाँ बताया कि दो कोशिका विभाजन के मध्यस्थ जो कोशिका विभाजन होता है मध्यांतर को वृद्धि अवस्था या अंतरावस्था कहते हैं। जो सेल डिवीजन होता है उसके में मध्यांतर अवस्थाएं होती है उसको अंतरावस्था या वृद्धि अवस्था कहते हैं। इन दिस फेज वेरियस components of the nucleotide are synthesized after which the nucleotide is prepared for division। यहाँ बताया गया है कि इस अवस्था में कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है। जो इंटरफेज होता है या ग्रोथ फेज होता है इसमें कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है। यह अवस्था होती है इंटरफेज या ग्रोथ फेज कहते हैं। इसके अंदर इस स्टेज में इस अवस्था में कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है जिसके बाद इसको हम कोशिका विभाजन के लिए यह कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रावस्था में विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होगा जिसके बाद कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। इन दिस स्टेट ऑल द एंड प्रिपेयर्ड द सीक्वेंसेस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डिवीजन। यहाँ बताया गया है कि इस अवस्था जो इंटरफेज होता है ग्रोथ फेज होता है उसमें कोशिका उन सभी पदार्थों को एकत्रित कर लेती है, उन सभी पदार्थों को मटेरियल्स को एकत्रित कर लेती है जिनकी आवश्यकता विभाजन के समय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति होगा उसको अगर कहीं जाना होगा तो वो सभी चीज़ की तैयारी कर लेगा, अपने साथ ले लेगा जिसको उसकी आवश्यकता होगी। उसके जाने के बाद उसको जो खाने वाला या पानी रहेगा उसको उसकी आवश्यकता होगी तो वो साथ में ले लेगा। ऐसे ही सेल अगर हम डिवीजन के लिए जा रहे हैं, अगर ग्रोथ फेज से इंटरफेज से डिवीजन के लिए जा रही है तो वह सभी मटेरियल्स आवश्यक तत्व को एकत्रित कर लेती है, अपने साथ ले लेती है। उसके बाद वह कोशिका विभाजन के लिए जाती है। बीच में कोशिका विभाजन में जो चीज़ों की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति के लिए वो सभी आवश्यक तत्वों का एकत्रित कर लेती है। उसके बाद वह जिनकी आवश्यकता उनको विभाजन के समय होती है वह उपयोग कर लेते हैं कोशिका। द मैक्सिमम 80 to 95% टाइम ऑफ द टोटल सेलुलर साइकिल रिप्रोडक्टिव पीरियड इज टेकन इन द इंटरफेज। और यहाँ बताया गया है कि अंतरावस्था में कुल कोशिका चक्र जनन काल का सर्वाधिक 80 से 95% समय लगता है। यहाँ बताया कि अंतरावस्था में कुल कोशिका चक्र जो एक सेल साइकिल होता है, एक कोशिका चक्र होता है, उसमें इंटरफेज का जो होता है वो इंटरफेज में कितनी प्रक्रिया होती है, कितना टाइम लगता है, 80 से 95% इंटरफेज में लगता है। जैसे यह एक सेल साइकिल चल रहा है, इसमें जो इंटरफेज है इसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा लगता है। इसमें 80 से 95 टाइम लग रहा है, 95% टाइम लग रहा है इंटरफेज में। इसकी कोशिका चक्र में जो ये प्रक्रियाएं होती है इसको इतना टाइम लग जाता है इंटरफेज को कंप्लीट करने में। सबसे ज़्यादा समय किसमें लगता है, इंटरफेज में। इन दिस state of the following their sub phase have been
डिस्क्राइब्ड विच आर एज फॉलोज। यहाँ बताया गया है कि इस अवस्था को में निम्नलिखित 3 अवस्थाएं पाई जाती है जो निम्नलिखित है। यहाँ बताया गया है कि इंटरफेज, जो इंटरफेज होता है या ग्रोथ फेज होता है, इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जीवन, पहली अवस्था होती है जीवन, यश फेज, जीवन प्रवस्था, G2 फेज। इसमें शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि यश फेज क्या होता है, जीवन फेज क्या होता है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि यश फेज क्या होता है, G1 फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है। आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें जो 3 अवस्थाएं हैं, जो ग्रोथ फेज के इंटरफेज की 3 अवस्थाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे ए, जीवन फेज और प्राइमरी ग्रोथ फेज। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ डिवीजन ऑफ द सेल। यहाँ बताया गया है कि यह कोशिका विभाजन के प्रथम अवस्था होती है, जो ग्रोथ फेज या जो जीवन फेज या प्राइमरी ग्रोथ फेज है, यह कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था होती है। इट टेक्स अबाउट 50% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ अ सेल साइकिल। और यहाँ बताया गया कि कोशिका चक्र में लगने वाला कुल समय का लगभग 50% समय इसी अवस्था में लगता है। जो कोशिका चक्र होता है, इसमें जितना टाइम लगता है उसका 50% समय इसी अवस्था में लगता है। हमने देखा कि इंटरफेज में 3 अवस्थाएं होती थी, उसमें से हम जीवन फेज पढ़ रहे हैं जो कि प्रथम अवस्था है। इसमें बताया गया है कि इसमें कोशिका चक्र में लगने वाला कुल समय का 50% समय इस अवस्था में लगता है। इन दिस प्रोसेस देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ DNA बट देयर इज अ मिक्सचर ऑफ RNA, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड मेम्ब्रेन्स विथआउट विच द फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर सेल कैन नॉट टेक प्लेस। जीवन प्रावस्था में बताया गया है कि इस अवस्था में DNA का संश्लेषण नहीं होता है। यहाँ बताया गया है कि इस अवस्था में जो यह प्रक्रिया होती है, जो अवस्था होती है, जो जीवन अवस्था होती है, जो प्राइमरी ग्रोथ फेज होता है, इसमें DNA का संश्लेषण नहीं होता है। इस अवस्था में DNA का संश्लेषण नहीं होता है, परंतु RNA, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट व कलाओं का संश्लेषण होता है। यहाँ बताया गया है कि जो जीवन अवस्था होती है, जो जीवन फेज होता है, इसमें DNA का संश्लेषण नहीं होता है। किसमें? प्राइमरी ग्रोथ फेज में, जीवन फेज में DNA का संश्लेषण नहीं होता है, परंतु इसमें RNA, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड मेम्ब्रेन्स का संश्लेषण होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है कोशिका का, सेल का, एंड इसमें RNA, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड मेम्ब्रेन का संश्लेषण होता है जीवन अवस्था में। इनके बिना संतति कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। RNA, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड मेम्ब्रेन बिना संतति जो डॉटर सेल होती हैं उनका निर्माण नहीं हो सकता। जो डॉटर सेल होती हैं उनका निर्माण नहीं हो सकता है। अगर RNA, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन नहीं होंगे तो डॉटर सेल का निर्माण नहीं हो सकता है। यहाँ यही समझाया गया फर्स्ट वाले में। अब हम देखेंगे आगे सेकेंड, बी, यश फेज और पीरियड ऑफ DNA। बी है यश फेज और पीरियड ऑफ DNA। In this state, the total period of the cell cycle is found to be about 40% or about 8 simple and DNA molecule are duplicate and histone protein are formed। यहाँ यश फेज में बताया गया है कि इस अवस्था में कोशिका चक्र के कुल अवधि का लगभग 40% या लगभग 8 घंटे लगते हैं। जो कोशिका चक्र होता है उसका 40% या 8 घंटे लगते हैं यश फेज में। एंड संश्लेषण अवधि यश फेज में 8 घंटे लगते हैं। पूरा जो कोशिका चक्र होता है उसमें जितना समय लगता है उसका 8 घंटा इस फेज में लगता है। और यहाँ बताया गया है कि DNA के अणुओं का द्विगुणन तथा हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। जो DNA के अणु होते हैं उनका द्विगुणन होता है। जो DNA के मॉलिक्यूल होंगे, जो अणु होंगे, उसका द्विगुणन होगा एंड हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। हम इस पर चर्चा बहुत ही अच्छे से आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। तो जो DNA के मॉलिक्यूल होते हैं द्विगुणन करके हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अदर कमिटेड टेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यू DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स दैट इज द इंटर DNA सब्सटेंस इज डबल्ड। यहाँ बताया गया है कि जो नए DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसके द्वारा जो न्यू DNA एंड जो न्यू हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उनके द्वारा क्रोमैटिन तंतु बनते हैं। जो नए DNA एंड नए हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उनके द्वारा क्रोमैटिन तंतु बनते हैं। हो जाता है जो DNA पदार्थ होता है वह 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है। जो सब्सटेंस होगा, पदार्थ होगा DNA का, वह डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है।
अब हम देखेंगे थर्ड सी G2 फेज और पैरामेटिक फेज। G2 फेज या पैरामेटिक फेज, इसको जानते हैं G2 फेज को, जो कि तीसरी अवस्था है सी, जिसको हम सी नाम दिए हैं। दिस फेज इज इन विच अबाउट 20% और अबाउट 40 हावर्स, यहाँ हावर्स लीजिए आप 4 घंटे, ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इज रिवाइल्ड। यहाँ G2 फेज में बताया गया है कि कोशिका चक्र की कुल अवधि का लगभग 20%, जो 20% होता है, जो कोशिका चक्र होता है उसकी अवधि का लगभग 20% लगता है, या फिर हम कर सकते हैं 4 हावर्स लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में। G2 फेज को कंप्लीट करने में 20% लगते हैं कोशिका चक्र का, या 4 हावर्स लगते हैं। प्रोटीन एंड RNA रिक्वायर्ड फॉर सेल ग्रोथ आर फाउंड बट DNA इज नॉट फाउंड। और यहाँ बताया गया है कि इसमें कोशिका की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं RNA का निरंतर संश्लेषण होता है। बताया गया है कि इसमें कोशिका की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं RNA का निरंतर संश्लेषण होता है। यह बताया गया है कि इसमें कोशिका की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं RNA का निरंतर संश्लेषण होता रहता है। और यह बताया गया है कि परंतु DNA का संश्लेषण नहीं होता है, इसमें DNA का संश्लेषण नहीं होता, इस अवस्था में DNA का संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन इस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए, निरंतर कंप्लीट करने के लिए आवश्यक प्रोटीन एंड RNA का संश्लेषण होता रहता है इस कोशिका की वृद्धि के लिए। जो इसमें कोशिकाएं होती हैं उसकी वृद्धि के लिए कोशिका चक्र, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन होंगे एंड RNA होंगे, उनका संश्लेषण निरंतर होता रहता है। और यहाँ बताया गया है कि इसमें DNA का संश्लेषण नहीं होता है, जो DNA होता है उसका संश्लेषण इसमें नहीं होता, G2 अवस्था में नहीं होता है। In other words, in this process, the cytoplasm is doubled. Now the cell is ready for division. यहाँ बताया गया है कि इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रावस्था में कोशिकांग संबंधित पदार्थ 2 गुने हो जाते हैं। जो कोशिकांग संबंधित पदार्थ होंगे, मटेरियल होंगे, वह 2 गुने हो जाते हैं इस अवस्था में। या दूसरे शब्दों में बताया गया है कि जो पदार्थ होंगे संबंधित, जो कोशिकांग संबंधित पदार्थ होंगे वो 2 गुने हो जाते हैं। अब कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। जो कोशिका होती है वह सेल डिवीजन के लिए कंप्लीट हो जाती है, तैयार हो जाती है। जो कोशिका होती है अब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। इन प्रक्रियाओं द्वारा जो इतनी प्रक्रियाएं चली है उसके बाद जो कोशिका होती है वो तब डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। पहले वृद्धि अवस्था या इंटरफेज, जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं, वह प्रक्रिया होती है। उसमें 3 टाइप्स होते हैं। वह प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उसमें जो 3 प्रक्रिया होती है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इसकी जो इंटरफेज की 3 अवस्था होती है, G2 फेज, G1 फेज एंड S फेज, ये कंप्लीट होती है। उसके बाद कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे सेकेंड डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज। डिवीजन फेज को हम यम फेज के नाम से भी जाना जाता है। इसको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि यम फेज क्या होता है, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। इसके अंदर पढ़ेंगे इंटरफेज इज फॉलोड बाय डिवीजन फेज। यहाँ बताया गया कि अंतरावस्था के बाद विभाजन अवस्था आती है, जो इंटरफेज होती है। उसके बाद डिवीजन फेज आता है। इंटरफेज में 3 स्टेज थे जिसको हम पढ़े, कंप्लीट किए पढ़कर। उसके बाद डिवीजन फेज आता है, इंटरफेज के बाद डिवीजन फेज आता है। इंटरफेज में 3 टाइप्स थे, यस फेज, G1 फेज, यस फेज, G2 फेज। दिस फेज इज आल्सो नोन एज माइटोटिक फेज और यम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज या यम फेज के नाम से जानते हैं। इस अवस्था को समसूत्री अवस्था या जिसको हम समसूत्री अवस्था, माइटोटिक फेज या विभाजन फेज के नाम से जानते हैं। किसको? डिवीजन फेज को हम यम फेज या माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। और जो इंटरफेज होता है उसके बाद डिवीजन फेज आता है। इट इज द फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। और यहाँ बताया गया है कि जब वास्तविक कोशिका विभाजन की अवस्था होती है, जो डिवीजन फेज होती है, या वास्तविक कोशिका विभाजन की अवस्था होती है जो इंटरफेज होती है। जो डिवीजन फेज होती है या वास्तविक कोशिका विभाजन की अवस्था होती है, जिसको हम यम फेज या माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। On this basis of cell types in which it is occurring, it can be of 2 types, that is mitosis that occurs in some somatic cell and meiosis that occurs in germ cell। यहाँ बताया गया है कि जिस कोशिका में यह हो रहा है, जो ये डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन, जिस कोशिका में यह हो रहा है उसके प्रकार के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। जो सेल डिवीजन होता है उसके अकॉर्डिंग यह 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है।
अर्थात समसूत्री विभाजन जो दैहिक कोशिकाओं में होती है और जो अर्धसूत्री विभाजन होती है वह जनन कोशिकाओं में होती है। यहाँ बताया गया है कि जो सेल डिवीजन होता है उसके आधार पर यह 2 टाइप्स का होता है, जो माइटोसिस एंड मियोसिस होता है। या सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि एक दैहिक कोशिकाओं में होती है, एक जन्म कोशिकाओं में होती है। जो माइटोसिस होती है सोमैटिक सेल में होता है और जो मियोसिस होता है यह जर्म सेल में होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है वह दैहिक कोशिकाओं में, जो दैहिक कोशिकाएं होती है उसमें होता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस होता है वह जनन कोशिकाओं में होता है, जर्म सेल में होता है। बोथ द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व कैरियोकाइनेसिस। यहाँ बताया गया है कि दोनों प्रकार की कोशिका विभाजन में केंद्रोकाइनेसिस शामिल होता है, कैरियोकाइनेसिस शामिल होता है, कि सेल जो कि माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों प्रक्रियाओं में पाई जाती है। इसके टाइप देखेंगे, माइटोटिक डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन होती है। 2 टाइप्स के होते हैं डिवीजन सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग, जिसमें एक माइटोटिक एंड मियोसिस होता है। अब हम आगे देखेंगे डायग्राम ऑफ अ सेल साइकिल। आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि सेल साइकिल कैसे चलता है, उसका चक्र कैसे कंप्लीट होता है। आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा होगा, आई होप कंप्लीटली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग आधा आधा करके हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देख लीजिए पहले कैसा होता है। देख सकते हैं यम फेज प्रेजेंट है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, डिवीजन फेज, जिसको हम डिवीजन फेज भी कहते हैं, ये इसको हम यम फेज भी कहते हैं। जी नॉट फेज, इसको शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को, इसको जी नॉट फेज क्या होता है इसको आप लोगों को अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर पाए। जी नॉट फेज जहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाला होता है, यहाँ स्टॉप हो गया है, यहाँ से जी नॉट फेज उसे कहते हैं जहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाला होता है, यहीं से स्टार्ट होगा जी नॉट फेज से। आप लोग देख सकते हैं जी नॉट फेज है, यहाँ जी1 फेज है, ये पूरा प्रक्रिया इसको जी1 फेज कहते हैं, जिसको हम, इसमें ग्रोथ होता है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस होता है जी1 फेज में। ये देख सकते हैं जी1 फेज है, इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है। जी2 फेज जो यस फेज होता है, इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है, और जो जी1 फेज होता है प्रिपरेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का प्रिपरेशन होता है एंड इसका सिंथेसिस होता है। और जो यस फेज होता है इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, जो डीएनए है इसमें यस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। और जी2 फेज जो कि तीसरी अवस्था है इंटरफेज की, प्रिपरेशन फॉर मियोसिस ग्रोथ, इसमें ग्रोथ होता है। जी2 फेज में ग्रोथ होता है एंड प्रिपरेशन होता है, प्रिपेयर होता है, एंड माइटोसिस का प्रिपरेशन होता है एंड इसमें ग्रोथ होता है। और इसको आप लोग देख सकते हैं, यह पूरी प्रक्रिया को ही हम इंटरफेज कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 अवस्थाएं थी। जो इंटरफेज की 3 अवस्थाएं होती, जी1 फेज, यस फेज, जी2 फेज, इस प्रक्रिया के पूरी प्रक्रिया को ही हम इंटरफेज कहते हैं। और हमने बताया कि 80 से 95% इसका ये होता है इंटरफेज, 80 से 95% सेल साइकिल का होता है जो इंटरफेज होता है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा इतना है, जिसमें 3 अवस्थाएं थी, ग्रोथ फेज जिसमें 3 अवस्थाएं थी, जी1 फेज, यस फेज एंड जी2 फेज। इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसमें मियोसिस का प्रिपरेशन एंड ग्रोथ होता है, और जी1 फेज में भी ग्रोथ होता है। अब हम देखेंगे यम फेज, जिसको हम डिवीजन फेज भी कहते हैं। डिवीजन फेज में क्या होता है, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड प्रोफेज। जो यम फेज होता है, जो डिवीजन अवस्था होती है, उसमें 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। सबसे लास्ट में टीलोफेज होता है। पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, काफ़ी लॉन्ग हो गया ये वीडियो, क्योंकि सेल साइकिल को कम्प्लीटली इसमें बताना था, कंप्लीट करना था सेल साइकिल को। अगले वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि मियोसिस के बारे में बताया जाएगा, मियोसिस या माइटोसिस के बारे में बताया जाएगा, उसमें एक टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। तो आज हमने देखा सेल साइकिल क्या होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए एंड नोट्स के साथ चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल न्यू है, आप लोगों के साथ एंड सपोर्ट के लिए ही बनाया गया है। अगर आप लोगों का साथ सपोर्ट रहेगा तो ये बहुत ही आगे जाएगा, क्योंकि अभी नए हैं तो आप लोग के सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आप लोगों के हेल्प के लिए ही बनाया गया। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी सभी स्टूडेंट के पास पहुंच पाएगा, सभी बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे, बीएससी की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे एंड नोट्स भी मिल जाएगा पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ उन सबको। डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेमेस्टर एग्जाम में, इसका महत्व होता है। इसमें आप लोगों को डायग्राम बनाना जरूरी होता है सेमेस्टर एग्जाम में, उससे नंबर अच्छे मिलते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं।
इसका डायग्राम बना लीजिए और देख लीजिए कौन कहाँ है। G1 फेज देख लीजिए, यस फेज नीचे लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, G2 फेज एंड एम फेज देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, देख लीजिए यस फेज, अच्छे डायग्राम देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को PSC फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।